प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आशा है कि आप स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। हम ये जानते हैं कि सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकताएं अनिवार्य रूप से एक समान होती हैं। उनको अपनी वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए बृहद अणु जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं खनिज लवणों की अनिवार्यता होती है। हमारा आज का सत्र मुख्यतः अकार्बनिक पादप पोषण की ओर केंद्रित है, जिसमें हम पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए अनिवार्य तत्वों को पहचानने के तरीकों और उनकी अनिवार्यता निर्धारित करने वाले मापदंडों का अध्ययन करेंगे। हम उनकी अनिवार्य तत्वों की भूमिका, उनकी कमी से होने वाले लक्षणों और उनकी अवशोषण क्रियाविधि का भी अध्ययन करेंगे। इसलिए आज के हमारे सत्र के जो अधिगम उद्देश्य हैं वो इस प्रकार हैं। अकार्बनिक पादप पोषण का अध्ययन करना, जल संवर्धन को परिभाषित करना तथा इसके महत्व का वर्णन करना, पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए अनिवार्य तत्वों को पहचानने के तरीकों का वर्णन करना, अनिवार्य तत्वों की अनिवार्यता निर्धारित करने वाले मापदंडों का अध्ययन करना, अनिवार्य तत्वों की भूमिका, उनकी कमी से होने वाले लक्षणों और उनकी अवशोषण क्रियाविधि का अध्ययन करना। छात्रों में कला कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासु प्रवृत्ति और अवलोकन कौशल का विकास करना। इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि जीव विज्ञान के अध्ययन में अर्जित ज्ञान को दैनिक जीवन में सहसंबंधित करना व अनुप्रयोग में लाना आपके जीवन का अंग हो। क्या आप जानते हैं कि बिना मृदा के केवल जल द्वारा पौधों को बड़े होने तक उगाया जा सकता है? आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि एक प्रमुख जर्मन पादपविद जूलियस सैक्स ने सन 1860 में सर्वप्रथम यह प्रदर्शित किया कि पादपों को मृदा की अनुपस्थिति में पोषक विलयन के घोल में वयस्क अवस्था तक उगाया जा सकता है। पादपों को पोषक विलयन के घोल में उगाने की ये तकनीक जल संवर्धन अर्थात हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानी जाती है। आप स्क्रीन पर रेखाचित्र द्वारा जल संवर्धन की ये तकनीक देख सकते हैं जो कि प्रदर्शित की गई है। स्क्रीन पर दिखाए गए चित्र में जल संवर्धन से पौधों का उत्पादन दिखाया गया है। पौधे थोड़ी आनत नली या नाली में रखे जाते हैं। एक पंप पोषक विलयन को संचयिता से उठे हुए भाग तक नली में परिसंचरित करता है। विलयन नली के नीचे रखा जाता है और संचयिता तक गुरुत्व के कारण पहुंच जाता है। इस रेखाचित्र व्यवस्था में वे पौधे दिखाए गए हैं जिनका मूल सतत वायवीय पोषक विलयन में डूबा हुआ है। रेखा बहाव गति को दर्शाती है। उसके बाद कई उन्नत विधियां प्रयोग में लाई गई जिससे पादपों के लिए खनिज पोषकों की अनिवार्यता तय की जा सके। इन सभी विधियों के प्रयोग का निष्कर्ष पादपों को मृदा विहीन पोषक विलयन के घोल में उगाना है। इन विधियों में शुद्धिकृत जल एवं पोषक खनिज की अनिवार्यता होती है। अच्छा, क्या आप समझा सकते हैं कि ये अति अनिवार्य क्यों है? श्रृंखलाबद्ध प्रयोगों के पश्चात जिसके अंतर्गत पादपों की जड़ों को पोषक विलयन में डुबाया गया और उसमें एक तत्व को डाला गया, हटाया गया और फिर प्रतिस्थापित किया गया तथा विभिन्न सांद्रताओं में दिया गया, तो एक खनिज विलयन अर्थात मिनरल सॉल्यूशन प्राप्त हुआ जो पादप वृद्धि के लिए उपयुक्त था। इस विधि के द्वारा अनिवार्य तत्वों को पहचाना गया और उनकी कमी से होने वाले लक्षणों की खोज की गई। जल संवर्धन की तकनीक को सब्जियों जैसे कि टमाटर, बीज विहीन खीरा और सलाद, इसको लेट्यूस भी कहते हैं, के व्यापारिक उत्पादन हेतु सफलतापूर्वक लागू किया गया है। विद्यार्थियों, ये ध्यान देने योग्य है कि पादप की आदर्श वृद्धि के लिए पोषक विलयन को प्रचुर वायवीय अर्थात एरेटेड रखना चाहिए। यदि घोल अल्प वायवीय होगा तो क्या होगा? सोचिए। मृदा में उपस्थित अधिकांश खनिज तत्व जड़ों से पौधों में प्रवेश कर सकते हैं। तथ्यों के अनुसार अभी तक खोजे गए 105 से अधिक खनिज तत्वों में से 60 से अधिक तत्व विभिन्न पौधों में पाए गए हैं। कुछ पौधों की प्रजातियां सेलेनियम का संग्रह करती हैं, कुछ गोल्ड अर्थात स्वर्ण का संग्रह करती हैं
तथा नाभिकीय परीक्षण स्थलों के समीप उगने वाले पौधों में रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम जमकर अवशोषित होता है। पौधों में खनिज की न्यूनतम सांद्रता जो कि 10⁻8 ग्राम प्रति मिलीलीटर है को भी पता करने की तकनीक आज उपलब्ध है। प्रश्न ये उठता है कि क्या सभी विभिन्न खनिज तत्व जो पौधों में पाए जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अभी अभी हमने जिक्र किया स्वर्ण तथा स्ट्रोंशियम, वास्तव में पौधों के लिए क्या अनिवार्य हैं? हम ये कैसे निर्धारित करें कि पौधों के लिए अनिवार्य हैं या नहीं? तो किसी तत्व की अनिवार्यता के मापदंड निर्धारित किए गए हैं जो अब हम बताने जा रहे हैं आपको। पहला है, तत्व को पादप की सामान्य वृद्धि और जनन हेतु नितांत आवश्यक होना चाहिए। उस तत्व की अनुपस्थिति में पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएं अथवा बीज भी धारण नहीं कर पाएं। दूसरा मापदंड, तत्व की अनिवार्यता विशिष्ट होनी चाहिए और इसे किसी अन्य तत्व द्वारा प्रतिस्थापन करना संभव नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी एक तत्व की कमी को किसी अन्य तत्व के द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता, प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, दूर नहीं किया जा सकता। तीसरा जो मापदंड है वो है तत्व पादप के उपापचय में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हों। इन मापदंडों के आधार पर केवल कुछ ही तत्व पौधों की वृद्धि एवं उपापचय के लिए नितांत रूप से अनिवार्य माने गए हैं। इन तत्वों को आवश्यक मात्रा के आधार पर दो व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है। ये हैं, पहला है बृहद पोषक और दूसरा है सूक्ष्म पोषक। बृहद पोषकों को सामान्यतः पादप के शुष्क पदार्थ का 1 मिलीग्राम प्रति लीटर की सांद्रता से लेकर 10 मिलीग्राम प्रति लीटर सांद्रता से विद्यमान होना चाहिए। इस श्रेणी में आने वाले तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मुख्यतया कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से प्राप्त होते हैं, जबकि दूसरे मृदा से खनिज के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। अब बात करेंगे सूक्ष्म पोषक तत्वों की। सूक्ष्म पोषकों अथवा लेश मात्रिक तत्वों की अनिवार्यता अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होती है। कितनी होती है? 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर शुष्क भार के बराबर या उससे कम। इन पोषक तत्वों के अंतर्गत लौह, मैंगनीज, तांबा, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन और निकेल सम्मिलित हैं। इन 17 अनिवार्य तत्वों के अतिरिक्त भी कुछ लाभदायक तत्व हैं, जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट तथा सिलीनियम। ये उच्च श्रेणी के पौधों के लिए अनिवार्य होते हैं। अनिवार्य तत्वों को उनके विविध कार्यों के आधार पर सामान्यतः 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है और ये श्रेणियां हैं। पहली, अनिवार्य तत्व जैव अणुओं के घटक हैं, अतः कोशिका के रचनात्मक तत्व हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दूसरा, अनिवार्य तत्व जो पौधे की ऊर्जा से संबंधित रासायनिक यौगिकों के घटक हैं, जैसे पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और एटीपी वे फास्फोरस। तीसरा है अनिवार्य तत्व जो एंजाइमों को सक्रिय या बाधित करते हैं, जैसे मैग्नीशियम आयन, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज और फॉस्फेनाइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज दोनों को सक्रिय करता है। ये दोनों एंजाइम प्रकाश संश्लेषणीय कार्बन स्थिरीकरण में अति महत्वपूर्ण है। जिंक आयन अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को क्रियाशील करता है तथा मोलिब्डेनम नाइट्रोजन उपापचय के दौरान नाइट्रोजिनेज को क्रियाशील करता है। अच्छा, क्या आप इस श्रेणी में कुछ और नाम जोड़ सकते हैं? इस काम के लिए आपको पहले से ही अध्ययन किए गए जीव रसायन पथों का संग्रहण अनिवार्य होगा। चौथा, कुछ अनिवार्य तत्व कोशिका के परासारणी विभव को बदलते हैं। पोटेशियम की रंध्रों के खुलने और बंद होने में
महत्वपूर्ण भूमिका है। आप फिर से कोशिका के जल विभव को निर्धारित करने में खनिजों के विलय के रूप में भूमिका को स्मरण कीजिए। अनिवार्य तत्वों को कई क्रिया करनी होती हैं। वे पौधों की कोशिकाओं की विभिन्न उपापचयी प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए कोशिका झिल्ली की पारगम्यता, कोशिका द्रव्य के परासरण दाब का नियंत्रण, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, बफर कार्य, एंजाइम से संबंधित कार्य और बृहद अणु तथा सह एंजाइम के मुख्य संघटक का कार्य करते हैं। अब हम आवश्यक बृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की पौधों में विभिन्न भूमिका पर चर्चा करेंगे। नाइट्रोजन की बात करते हैं। इस तत्व की अनिवार्यता पौधों में सर्वाधिक मात्रा में होती है। इसका अवशोषण मुख्यतः नाइट्रेट के रूप में होता है, लेकिन कुछ मात्रा में नाइट्राइट तथा अमोनियम के रूप में भी ये ली जा सकती है। इसकी अनिवार्यता पौधों के सभी भागों, विशेषतः विभज्योतक ऊतकों एवं सक्रिय उपापचयी कोशिकाओं में होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों, विटामिन और हार्मोन का एक मुख्य संगठक है। फिर हम बात करेंगे फास्फोरस की। पादपों द्वारा फास्फोरस मृदा से फॉस्फेट आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। यह कोशिका झिल्ली, कुछ प्रोटीन, सभी न्यूक्लिक अम्लों एवं न्यूक्लियोटाइड के लिए एक संगठक है तथा सभी फॉस्फोराइलेशन क्रिया में इसका महत्व है। पोटेशियम की बात करें, पादपों द्वारा पोटेशियम का अवशोषण पोटेशियम आयन के रूप में होता है। इसकी पौधों के विभज्योतक ऊतकों, कलिकाओं, पर्णों, मूल शीर्षों में अधिक मात्रा की जरूरत होती है। पोटेशियम कोशिकाओं में धनायन ऋणायन संतुलन का निर्धारण करने में भी सहायक होता है। साथ ही यह प्रोटीन संश्लेषण, रंध्रों के खुलने और बंद होने, एंजाइम सक्रियता और कोशिकाओं को स्फीत बनाए रखने में अर्थात टर्जिट अवस्था में बनाए रखने में शामिल होता है। कैल्शियम की जब बात करते हैं तो पादप कैल्शियम को मृदा से कैल्शियम आयनों के रूप में अवशोषित करते हैं। इसकी आवश्यकता विभज्योतक तथा विभेदित होते हुए ऊतकों को अधिक होती है। कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका भित्ति के संश्लेषण में भी इसका उपयोग होता है। विशेष रूप से मध्य पट्टिका में कैल्शियम पैक्टेट के रूप में इसकी अनिवार्यता समसूत्री तर्कु निर्माण के दौरान भी होती है। यह पुरानी पत्तियों में एकत्रित हो जाता है। यह कोशिका झिल्लियों की सामान्य क्रियाओं में भी शामिल होता है। यह कुछ एंजाइम को सक्रिय करता है तथा उपापचय कार्यों के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जहां तक बात मैग्नीशियम की है, यह पादपों द्वारा द्वियोजी मैग्नीशियम आयन के रूप में अवशोषित होता है। यह प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन क्रिया के एंजाइमों को सक्रियता प्रदान करता है तथा डीएनए और आरएनए के संश्लेषण में भी शामिल होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के वलय संरचना का संगठक है और राइबोसोम के आकार को बनाए रखने में सहायक होता है। गंधक अर्थात सल्फर पादप गंधक को सल्फेट के रूप में लेता है। यह सिस्टीन व मिथायोनिन नामक अमीनो अम्ल में पाया जाता है तथा अनेक विटामिनों जैसे थायमिन, बायोटीन, कोएंजाइम ए एवं फेरोडॉक्सिन का मुख्य संगठक है। लोहे की बात करते हैं। लौह पादप लोहे को फेरिक आयन के रूप में लेता है। पादपों को इसकी अनिवार्यता किसी अन्य सूक्ष्म मात्रिक तत्व की अपेक्षा अधिक मात्रा में होती है। यह फेरेडॉक्सिन तथा साइटोक्रोम जैसे प्रोटीन का भाग है जो कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में संलग्न रहता है। इनका इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के समय फेरस आयन से फेरिक आयन के रूप में विपरीत ऑक्सीकरण होता है। यह कैटालेज एंजाइम को सक्रिय कर देता है और पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अत्यंत अनिवार्य होता है। मैग्नीज यह मैग्नस आयनस के रूप में अवशोषित किया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण, श्वसन
तथा नाइट्रोजन उपापचय के अनेक एंजाइमों को सक्रिय कर देता है। मैंगनीज का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अणुओं को विखंडित कर ऑक्सीजन को उत्सर्जित करना है। हम जिंक की बात करते हैं। पादप जिंक को जिंक आयन के रूप में लेते हैं। ये विविध एंजाइमों को, विशेषतः कार्बोक्सिलेज को सक्रिय करता है। इसकी अनिवार्यता ऑक्सीजन संश्लेषण में भी होती है। तांबे की बात करें, कॉपर की, तो यह क्यूप्रिक आयन के रूप में अवशोषित होता है। यह पादपों के समग्र उपापचय के लिए अनिवार्य होता है। लौह की तरह यह भी रेडॉक्स प्रतिक्रिया से जुड़े विशेष एंजाइमों के साथ संलग्न रहता है तथा यह भी विपरीत दिशा में क्यूप्रस आयन से क्यूप्रिक आयन में ऑक्सीकृत होता है। बोरोन की बात करते हैं। यह बोरेट अथवा टेट्राबोरेट आयनों के रूप में अवशोषित होता है। इसकी अनिवार्यता कैल्शियम आयन को ग्रहण करने तथा उपयोग करने, झिल्ली की कार्यशीलता व पराग अंकुरण कोशिका दीर्घीकरण, कोशिका विभेदन एवं कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में होती है। जहां तक बात मॉलिब्डेनम की है, पादप इसे मॉलिब्डेट आयन के रूप में लेते हैं। यह नाइट्रोजन उपापचय के अनेक एंजाइमों जैसे कि नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज तथा कई अन्य एंजाइमों का घटक है। क्लोरीन को क्लोराइड आयनाइन के रूप में अवशोषित किया जाता है। पोटेशियम एवं सोडियम के साथ मिलकर यह कोशिकाओं में विलेय की सांद्रता तथा एनायन कैटायन संतुलन के निर्धारण करने में सहायता प्रदान करती है। यह प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के लिए अनिवार्य है, जिससे ऑक्सीजन का निकास होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने पौधों में खनिज पोषण के विषय में बहुत कुछ सीखा है। जो सीखा है उसकी एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पादप अपनी वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए अकार्बनिक पोषण वायु, जल और मृदा से प्राप्त करते हैं। पादपों को मृदा की अनुपस्थिति में पोषक विलयन के घोल में वयस्क अवस्था तक उगाने की तकनीक को जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। पौधे कई प्रकार के खनिज तत्वों का अवशोषण करते हैं। पौधों को उनके द्वारा अवशोषित सभी प्रकार के खनिज तत्वों की अनिवार्यता नहीं होती है। अब तक खोजे गए 105 से अधिक तत्वों में से केवल 21 तत्व पादपों की साधारण वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए अनिवार्य व लाभदायक पाए गए हैं। अधिक मात्रा में अनिवार्य तत्व बृहद पोषक तथा कम मात्रा में अनिवार्य तत्व सूक्ष्म मात्रिक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। ये तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्लों के अनिवार्य संघटक होते हैं और पौधों की विविध उपापचयी प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। आपके लिए गृह कार्य हेतु कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में आप लिखेंगे और अपने अध्यापकों से इसमें मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। पहला, जल संवर्धन क्या है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी उपयोगिता पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। दूसरा प्रश्न, जल संवर्धन में खनिज पोषण हेतु अध्ययन में जल और पोषक लवणों की शुद्धता जरूरी क्यों है? तीसरा प्रश्न, उदाहरण के सहित व्याख्या करें बृहद पोषक, सूक्ष्म पोषक, हितकारी पोषक, आवेश तत्व और अनिवार्य तत्व। पौधों में उत्तरजीविता के लिए उपस्थित सभी तत्वों की अनिवार्यता नहीं है, इस पर आप टिप्पणी करें। पांचवा प्रश्न, निम्नांकित कथनों में कौन सही है? अगर गलत है तो उन्हें आप ठीक करें। पहला, बोरोन की अपर्याप्तता से स्थूलकाय अक्ष बनता है। दूसरा, कोशिका में उपस्थित प्रत्येक खनिज तत्व उसके लिए अनिवार्य है। तीसरा, नाइट्रोजन पोषक तत्व के रूप में पौधों में अत्यधिक अचल है। चौथा, सूक्ष्म पोषकों की अनिवार्यता निश्चित करना अत्यंत ही आसान है, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में लिए जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के सत्र में हमने पौधों में खनिज पोषण का विस्तार से अध्ययन किया है। अब हम चाहेंगे कि आप उसका पाठन करें, मनन करें, स्वाध्याय करें और अपने साथियों में इसकी चर्चा भी करें, जिससे आप
अपने अधिगम उद्देश्य की पूर्ति में सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शीघ्र ही फिर आपसे किसी नए उपविषय पर मिलेंगे। धन्यवाद।